हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 7 विषय हमारे अतीत सेकेंड इतिहास के सामाजिक विज्ञान एसएसटी के अध्याय 1 प्रारंभिक कथन 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को देखने वाले हैं। पाठगत प्रश्न 1, पाठ्यपुस्तक के मानचित्र 2 पर भारतीय उपमहाद्वीप में भीतरी इलाकों पर नज़र डालें। क्या इनमें उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में। गंगा के मार्ग को देखें, इसे किस तरह से दर्शाया गया है। इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच में ब्यौरों और बारीकी का जो अंतर है, आपके ख्याल में उसका कारण क्या है। उत्तर है नहीं। आपकी पुस्तक में पहले पाठ के मानचित्र 2 को देखिए। मानचित्र 2 पर उपमहाद्वीप के भीतरी इलाकों में उतने ब्यौरे नहीं हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में है। इसका कारण यह है कि यह मानचित्र यूरोपीय नाविकों तथा व्यापारियों के द्वारा उपयोग में लिया जाता था और वे भारत के आंतरिक स्थानों में नहीं जाते थे। वे केवल तटीय क्षेत्रों में ही लोगों के साथ में व्यापार करते थे। यही कारण है कि तटीय क्षेत्रों के ब्यौरे और बारीकी का स्तर मानचित्र 2 में अधिक है। पाठगत प्रश्न 1, क्या आपको ऐसे कुछ और शब्दों का ध्यान आता है जिनके अर्थ भिन्न भिन्न संदर्भों में बदल जाते हैं। उत्तर है हाँ। एक शब्द है जन। यह शब्द प्रारंभ में किसी विशेष समुदाय यानी कि जनजाति के संबोधन के लिए प्रयुक्त होता था। बाद में यह शब्द भूमि के लिए प्रयुक्त हुआ और उसके बाद में यह जनसंख्या के लिए प्रयुक्त हुआ। पाठगत प्रश्न 1, कागज कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था। 13वीं शताब्दी में या 14वीं शताब्दी में। उत्तर है कागज 13वीं शताब्दी में अधिक महंगा था, परंतु 14वीं शताब्दी में यह कम महंगा तथा आसानी से उपलब्ध था। प्रश्न 1, इस अनुभाग में जो प्रौद्योगिकीय, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन वर्णित हैं, उनमें से कौन कौन से परिवर्तन आपकी समझ में आपके शहर या गांव में सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं। उत्तर है विद्यार्थी जिस गांव या शहर में रहते हैं उनमें कौन कौन सी प्रौद्योगिकीय, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन आए हैं, उनको वो स्वयं देखें, वे उनका वर्णन करें। जैसे आजकल पुरुष और महिलाएं किस तरह के कपड़े पहनती हैं और पहले किस तरह के कपड़ों का प्रचलन था। शहर के अंदर किस तरह के नए कारखाने लगे हैं, कच्चे रास्तों की जगह पक्की सड़कें बन गई हैं। इस तरह से जो भी परिवर्तन हुए हैं उनको आप देख करके उनका वर्णन कर सकते हैं। पाठगत प्रश्न 1, अमीर खुसरो के द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाइए और एक सूची उन भाषाओं के नामों की बनाइए जो उनके द्वारा उल्लिखित क्षेत्रों में आज भी बोली जाती है। उत्तर है कि अमीर खुसरो के द्वारा उल्लिखित भाषाओं की सूची इस प्रकार से है। नंबर 1 सिंधी, नंबर 2 लाहौरी, नंबर 3 कश्मीरी, नंबर 4 द्वार समुद्री यानी कि दक्षिणी कर्नाटक में, नंबर 5 तेलंगानी यानी कि आंध्र प्रदेश में, नंबर 6 गुजरी यानी कि गुजरात में, नंबर 7 महवारी यानी कि तमिलनाडु में, नंबर 8 गोंडी यानी कि बंगाल में, नंबर 9 अवधी यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में, नंबर 10 हृदवी यानी कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। अमीर खुसरो के द्वारा उल्लिखित क्षेत्रों में आज बोले जाने वाली भाषाओं की सूची। तो देखिए, एक तरफ क्षेत्र दिए हुए हैं और एक तरफ आज बोले जाने वाली भाषा। तो क्षेत्र में सिंध यानी कि वर्तमान में पाकिस्तानी, सिंधी में तो कौन सी भाषा बोली जाती है आज भी, सिंधी। लाहौर वर्तमान पाकिस्तान में है ये, तो वहाँ पे पंजाबी या लाहौरी। कश्मीर में कश्मीरी, कर्नाटका में कन्नड़, गुजरात में गुजराती, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल, उत्तर प्रदेश में हिंदी, बंगाल में बंगाली और दिल्ली में हिंदी। तो इस तरह से एक तरफ क्षेत्र दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनमें आज बोले जाने वाली भाषाएं दी हुई हैं। प्रश्न 2, आप क्या समझते हैं शासक ऐसे दावे क्यों करते हैं। उत्तर है शासक भारत के भिन्न भिन्न भागों में भूमि के बड़े क्षेत्र के ऊपर अपने नियंत्रण व अपनी सत्ता को दर्शाने हेतु तथा एक शक्तिशाली शासक होने की लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसे दावे करते हैं।
पाठगत प्रश्न। प्रश्न 1, क्या आपको संस्कृत ज्ञान एवं ब्राह्मणों के बारे में अमीर खुसरो की टिप्पणियां याद हैं? उत्तर है, अमीर खुसरो ने संस्कृत के बारे में बतलाया है कि एक भाषा संस्कृत भी है जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न, कल्पना कीजिए। प्रश्न 1, आप एक इतिहासकार हैं। इस अध्याय में उल्लिखित कोई एक विषय, आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक इतिहास को चुनिए और समझाइए कि आपके विचार में उसकी जानकारी हासिल करना क्यों दिलचस्प होगा। उत्तर है, मैं एक विषय के रूप में राजनीतिक इतिहास को चुनना चाहूँगा। मेरे विचार में उसकी जानकारी हासिल करना निम्न कारणों से दिलचस्प होगा। इससे राजाओं और शासकों के विभिन्न इतिहासों के बारे में जानकारी मिलेगी। भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न क्षेत्रों में अनेक बहादुर शासक हुए हैं जिन पर भारत गर्व करता है। उन्होंने अच्छी राजनीतिक नीतियां तथा महान प्रशासन दिया है। ये शासक एक अच्छे नेता की विशेषताओं को बताने में भी सहायक हैं। राजनीतिक इतिहास के अध्ययन से हमें उनके परिवारों की आंतरिक स्थिति, युद्ध तथा संघर्षों, दूसरे देशों से उनके संबंधों तथा ये महान साम्राज्य किन कारणों से पतोन्मुख हुए आदि की जानकारी भी मिलती है। फिर से याद करें। प्रश्न 1, अतीत में विदेशी किसे माना जाता था? उत्तर है, अतीत में किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसीलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धर्म या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी वे एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। प्रश्न 2, नीचे उल्लिखित बातें सही हैं या गलत हैं? यानी कि नीचे देखिए कैसे लेके घ तक कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। हमें इनको पढ़ करके ये पता लगाना है कि ये कथन सही हैं या गलत हैं। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। उत्तर है क का, सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं, तो यह स्टेटमेंट गलत है। ख है, इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की, यह कथन सही है। ग है, कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ कभी कभी वनवासी अपनी जमीन से उखाड़ करके बाहर कर दिए जाते थे, तो यह कथन सही है। घ है, सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था, तो यह स्टेटमेंट गलत है। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों को भरें। क है, अभिलेखागारों में रखे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसे लेकर के ग तक कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं, हमें इनमें उचित शब्द भरने हैं। तो देखिए उत्तर देखते हैं। क है, अभिलेखागारों में, फिर रिक्त स्थान में आएगा पांडुलिपियां, दस्तावेज रखे जाते हैं। ख है, जियाउद्दीन बरनी 14वीं सदी का एक इतिहासकार था। ग है, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी इस उपमहाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें हैं। तो यानी कि हरे रंग की से जो लिखे हुए हैं ये शब्द रिक्त स्थान में आएंगे। प्रश्न 4, इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों की तालिका दें। उत्तर है, इस काल में कुछ प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों की तालिका। ए है, सिंचाई में रहट का प्रयोग। ब है, कताई में चरखे का प्रयोग। स है, युद्ध में बारूदी हथियारों का प्रयोग। प्रश्न 5, इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दें। उत्तर है, इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तन। नंबर 1, हिंदू धर्म में हुए परिवर्तन, नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं के द्वारा मंदिरों का निर्माण, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती उनकी सत्ता, नए नए शासक इनके संरक्षक बने, भक्ति की अवधारणा का उदय। नंबर 2, नए धर्मों का आगमन। आइए समझें। प्रश्न 6, पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला है? उत्तर है, विगत कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द के अर्थ में अनेक परिवर्तन हुए हैं। यथा 13वीं सदी में फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ऐसिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। इस प्रकार हिंदुस्तान से उसका आशय
पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। 14वीं सदी में कवि अमीर खुसरो ने हिंद शब्द का प्रयोग भौगोलिक एवं सांस्कृतिक सत्व के रूप में किया। 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। इस प्रकार से हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। आज हम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। प्रश्न 7, जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे? उत्तर है, जातियों के मामले निम्न प्रकार से नियंत्रित किए जाते थे। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थीं। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। प्रश्न 8, सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आशय है एक साम्राज्य जो अनेक क्षेत्रों में फैला हुआ हो और जो अनेक क्षेत्रीय राज्यों को मिला करके बना हो। आइए विचार करें। प्रश्न 9, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? उत्तर है, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के समक्ष निम्न प्रमुख समस्याएं आती हैं। नंबर 1, मूल पांडुलिपि की लिखावट को समझने में समस्या हो सकती है। नंबर 2, मध्यकाल में लिपिक या नकलवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बनाते थे। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गईं। इससे बड़ी गंभीर समस्या पैदा हो गई, क्योंकि मूल पांडुलिपि प्राय उपलब्ध नहीं होती है। इसीलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। नंबर 3, कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। प्रश्न 10, इतिहासकार अतीत को कालों या युगों में कैसे विभाजित करते हैं? क्या इस कार्य में उनके सामने कोई कठिनाई आती है? उत्तर है, अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत को कालों या युगों में विभाजित करते हैं। इस आधार पर इतिहासकार प्राय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित करते हैं: प्राचीन काल इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। लेखक इतिहास का एक कालखंड भी अनेक बदलावों से भरा होता है। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियाँ 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी। फिर मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ में भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन 1000 वर्ष में इस महाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे हैं। तो इस तरह से हमने इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को जाना। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।